दोस्तों हमारे चैनल ग्राउंड रियलिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल के बारे में। जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि 2024 के इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं। ये इलेक्शन क्यों होते हैं, कौन करवाता है, क्यों जरूरी है, और आपको मालूम है कि सरकार चलाने के लिए, बनाने के लिए इलेक्शन की जरूरत होती है। और इंडिया में इलेक्शन जो करवाए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और इलेक्शन आजकल जो इंडिया में हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की भूमिका क्या है, इलेक्शन कमीशन कैसे बनता है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, और हमारे डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे एक बहुत ही माननीय आदरणीय गेस्ट जिनका नाम है रमेश चंद्र जी। वो इंडियन फॉरेन सर्विस में थे जो आज रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे देशों में एज एम्बेसडर काम किया है। लास्ट में वो एज एम्बेसडर बेलारूस में रहे थे। उसके पहले उन्होंने एज कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया स्कॉटलैंड में काम किया। उन्होंने टोक्यो में भी अपनी सेवाएं दी हैं, और उसके साथ उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में भी उन्होंने अपना काम किया है। और इसके अलावा भारत सरकार में भी उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया है। उनका जीवन का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। आज हम उनसे इलेक्शन कमीशन के काम के बारे में बातचीत करेंगे कि इंडिया में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, इनका क्या महत्व है, और इलेक्शन में और इसमें डेमोक्रेसी में इलेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। मैं आपका अपने चैनल ग्राउंड रियलिटी में जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इनके ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। वो जो हमारे दर्शकों को डिटेल में जरा बताइए। थैंक यू कारनाथ जी। पहले तो मैं आपका टेलीविजन चैनल है जो ग्राउंड रियलिटीज को बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं आपने जैसे मुझे पहले भी बताया कि आप मैटर्स ऑफ कंसर्न एंड इंटरेस्ट टू द सोसाइटी एंड टू द कंट्री के मुद्दों में इस टेलीविजन में ग्राउंड रियलिटीज लाते हैं आगे सामने। जमीनी हकीकत जो है, इधर उधर की बातें तो बहुत करते हैं मगर ग्राउंड रियलिटी को सामने लाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे कुछ कहने के लिए आपने बुलाया है, मैं बहुत खुश हूँ। एक बहुत ही टॉपिकल सब्जेक्ट आपने चुना है आज, इलेक्शन कमीशन और उसकी प्रोसेस और आगे इलेक्शन कैसे होते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो नेचुरली हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चुना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, बट वी द पीपल ऑफ इंडिया आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर सच ऑर्गेनाइजेशंस। मगर उसमें इलेक्शन होना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत पिलर है इलेक्शन सही होगा, सही लोग चुन के आएंगे। इलेक्शन सही नहीं होगा, प्रोसेस सही नहीं होगा तो सही लोग चुन के नहीं जाएंगे। जब सही लोग चुन के नहीं जाएंगे तो सारा कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये डिबेट हुआ कि जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा पिलर जो है वो एक इलेक्शन है जिसमें ये खड़ा होगा ये महल, तो इलेक्शन कराएगा कौन। तो उस समय ये इलेक्शन कमीशन की बात हुई। इलेक्शन कमीशन बना कि इलेक्शन को कंडक्ट करना, सुपरिटेंडेंट करना, प्रोसेस को करना, ये सारा प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन करता है। अम्बेडकर साहब को पूछा गया, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पायलट किया, जो चीफ आर्किटेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि भाई इलेक्शन के कौन कौन सी ऐसी इसमें स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। तो उन्होंने खास करके दो चीजों को कहा, एक सीएजी और दूसरा इलेक्शन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम को चलाने के। जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो देखेगा, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो इलेक्शन के चुनने के जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के फंक्शन है वो इलेक्शन कमीशन बहुत जरूरी है। पहले ये प्रपोजल चली थी जो मैंने पढ़ा कि इसको फेयर एंड फेयर कमीशन चुने कौन, कैसे चुना जाएगा, इसकी इंडिपेंडेंस को बरकरार कैसे रखा जाएगा। तो ये बात चली कि एक 15 मेंबर की कमेटी बनाएंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। तो उन्होंने 15 मेंबर कमेटी, मगर वो माने नहीं थी, तो उसमें कॉन्सेंसस नहीं हो पाया। तो पहले इलेक्शन कमीशन एक ही होता था बिल्कुल। मगर बाद में ये चेंज हुआ 1989 में। उन्होंने कहा कि ये 3 मेंबर का इलेक्शन कमीशन बना दिया, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी इलेक्शन कमिश्नर। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। जब ये हो रहा था तो ये कमीशन बनाया गया इलेक्शन को करवाने के लिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाने के, हर इलेक्शन राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू अदर अथॉरिटीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर आगे स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर है और उसके मुताबिक ये इलेक्शन होता है।
अब जिसके 3 मेंबर हैं, कोशिश ये होती है कंसेंसस से करें, वो इलेक्शन करवाते हैं। फिर उसको चलाने के लिए उसके आगे जो हुए एक्ट बने 1950 में और 51 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, हाँ जी, उसके मुताबिक ये इलेक्शन चलता है। हाँ जी। अच्छा, आपको याद होगा पीछे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था एक पहले कि इलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन करनी है उसमें 3 पर्सनैलिटीज अथॉरिटीज होनी चाहिए, एक प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये उनकी रिकमेंडेशन थी, क्योंकि वो पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने बोला था कि भाई इसकी कोई प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट्स करने की। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भाई आप इस कमेटी में ये 3 लोग होने चाहिए, और साथ में बताया कि आप इसके बारे में एक कानून बनाइए, क्योंकि अभी इसकी इलेक्शन करने के लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट की आदेश के मुताबिक इन्होंने अपना कानून बनाया, और कानून जो बनाया उसमें जो प्रावधान किया उसमें यह था कि उस सिलेक्शन कमेटी में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और एक मिनिस्टर होंगे कैबिनेट के, हु विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इस प्रोसीजर की बहुत आलोचना हुई कि अगर प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनके कैबिनेट कोलीग होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, और इसका फैसला कैसे करना है कि मेजॉरिटी से फैसला होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर और उनके कुलीग हैं तो वो जिसको भी चाहेंगे उसको वो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं। और रिसेंटली ये एक और कंट्रोवर्सी मीडिया में भी आपने देखी होगी कि एक इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद 2 पोस्टें खाली हो गई और 2 पोस्टों को भरने के लिए इन्होंने 2-3 दिन में ही उनकी सिलेक्शन कर ली। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो बयान दिया कि मेरे को तो रात को लिस्टें मिली तकरीबन 200 बंदे की, तो मैं एक रात में या एक कुछ घंटों में ये कैसे देख सकता हूँ कि भी कौन बंदा इस काम के लिए अप्रोप्रिएट है। तो उसमें फिर दूसरे दिन जो कमेटी की मीटिंग हुई उनमें 2 अफसरों की इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो गई। तो अभी भी जो देश में मीडिया में और जो बुद्धिजीवियों में इसकी चर्चा है कि इलेक्शन कमिश्नर की जो सिलेक्शन कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट पैदा नहीं करता लोगों में, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो ट्रस्ट होता है लोगों का, जो एक फेथ होता है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि अगर रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से जिसको चाहेगी कर लेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा एक कमेंट किया था कि अगर इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई और भी अथॉरिटी हो, अगर उनको पता है कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर ने लगाया है या जो उस समय की रूलिंग क्लास ने लगाया है, तो वो फिर उसके मुताबिक ही काम करेंगे। तो इस कंट्रोवर्सी से को अवॉइड करने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि उनमें 2 लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए। लेकिन उनकी बात ना मान करके उन्होंने जो कमेटी बना दी जो मैंने आपको जिक्र किया है। तो इसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं कि क्या वाकई ही जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छी हेल्दी फैसला है और ये कमेटी वाकई ही अनबायस्ड तरीके से काम कर रही है, काम करेगी, और क्या वाकई इसमें रूलिंग क्लास का ज्यादा अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन भी है। और असल में जब से ही इलेक्शन कमीशन बना या इलेक्शन शुरू हुए तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज को उठना बहुत जरूरी था। जब इलेक्शन बहुत देर तक हुआ कि इलेक्शन कमीशन की एक न्यूट्रलिटी को बरकरार रखा गया, कोशिश हुई। जब नए कॉन्स्टिट्यूशन बना, लागू हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुए तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज नहीं हुई, क्योंकि एक आइडियलिस्टिक लीडरशिप थी, एक हमारा एक विजन था, किसी तरफ को जाना चाहते थे। मगर समय के साथ साथ तो कुछ पॉलिटिकल इरोजन हुआ। एक नेचुरल बातें हैं, किसी भी कंट्री के लिए हो सकती हैं जी। तो ये कंट्रोवर्शियल बात रही है। देखने वाली बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब ये आर्टिकल डिबेट हुआ तो अम्बेडकर साहब को पूछा गया कि क्या करना चाहिए इनको बनाने के लिए, इसकी न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। तो उन्होंने एक बात कही, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि अम्बेडकर ने कही थी। इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड especially Dr. B.R. Ambedkar expressed grave apprehensions that the EC's independence could be compromised by the appointment of a person who is likely to be under the executive's thumb. ये अम्बेडकर ने उन दिनों ही, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि अगर हमने इसकी अपॉइंटमेंट इस तरह से नहीं की और लगे कि ये एग्जीक्यूटिव के अंगूठे के नीचे ही रहेगा तो इसकी इंडिपेंडेंस हम मेंटेन नहीं कर सकते, वो जो गलत बात होगी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। तो इसलिए ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट दिया था। हाँ, तो
अंबेडकर ने जो कहा था स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी। अच्छा, हम जलंधर में बैठे हैं, अंबेडकर साहब जलंधर आए थे 1951। 28 अक्टूबर को डीएवी कॉलेज जलंधर में उन्होंने एक भाषण किया। जब वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट से इस्तीफा देने के बाद वो भाषण हुआ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने ये बात कही कि जब तक हम अपनी क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन नहीं बना पाएगा, 1952 में जब इलेक्शन होने वाले थे तो ये उससे करोलरी है उसकी कि इलेक्शनों से पहले भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कहा और बाद में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना बहुत जरूरी है जी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन वही करवा सकता है जो फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन होगा। ये बातें पहले से ही होती रही। उसके बाद ये जो आपने बात कही है ये तो मोर रिसेंट है, अभी की बात है, करंट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में पहले भी अपनी कई रूलिंग दी हुई है। अब ये रूलिंग PIL हुआ था, PIL जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा और मेरे को बहुत ही वाजिब तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिया विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जी। नेचुरली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो कुछ होगा ही ठीक नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाजिब डिसीजन लिया, सोच समझ के डिसीजन दिया कि इसको एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए ताकि एक सही आदमी वहां जाए जी, जाता रहे। तो उन्होंने ये कहा जैसे कि बीच में प्राइम मिनिस्टर होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, मगर सरकार नहीं मानी, चीफ जस्टिस को उन्होंने निकाल दिया। बाद में देखो, अच्छा अब सब हमारा क्योंकि हमारा विधान जो है, हमारा सिस्टम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर में गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव की पावरें हैं, पार्लियामेंट की अपनी पावरें हैं, जुडिशरी की अपनी पावरें हैं। अब जो लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके मुताबिक ही फैसला करना है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इसमें कुछ कर नहीं सकता। जब पार्लियामेंट ने ये कानून पैदा कर दिया कि भाई इसमें कमेटी सेलेक्ट करने वाली ये होगी, एग्जीक्यूटिव ने ऐसा फैसला किया, पार्लियामेंट ने उसको पास किया, इसका मतलब लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो कि लोगों को रिप्रेजेंट कर उन्होंने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब उसमें कर नहीं सकता, मगर इट्स नॉट ए गुड थिंग विच हैज हैपेंड। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, ये एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है, जो मेरी अपनी सोच है। ये जो डिसीजन सरकार ने लिया और पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया तो इसकी अपोजिशन तो होनी ही थी और अपोजिशन हुई है, सही हुई है। सुप्रीम कोर्ट अब देखो ऐसा है, जब अम्बेडकर साहब, बार बार अम्बेडकर साहब की बात आती है क्योंकि एक तो विधान उन्होंने बनाया, दूसरा वो खुद वैसे इतने इंटेलेक्चुअल बहुत पढ़े लिखे आदमी थे जो कि बहुत सी बातें आज भी जो 70-72 साल पहले कहीं सोची थी कहीं थी वो आज उतनी पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर कौन जाना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन करनी चाहिए हमें। तो उन्होंने कुछ कहा कि नहीं, ये पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन की कोई वहां जरूरत नहीं है, मगर आदमी को मॉरलिटी होनी जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। तो उसने कहा, अम्बेडकर साहब ने, ये बहुत सी किताबों में नहीं मिलेगा आपको, मैंने अम्बेडकर पिछली जो किताब लिखी है थारस ऑन बाबा साहब अम्बेडकर, एक उसने उन्होंने कहा ज्ञान होना जरूरी है पहला, बिल्कुल, मगर उन्होंने कहा ज्ञान अकेला कुछ नहीं है, उसके साथ शील होना बहुत जरूरी है। आदमी जो पार्लियामेंट के अंदर जाए वो ज्ञानशील होना चाहिए, उसको ज्ञान भी होना चाहिए, शील, इंटेग्रिटी, मोरालिटी, स्टेडफास्टनेस और कन्विक्शन अपने मन की, ये होनी जरूरी है। ज्ञानशील आदमी वो होता है, ज्ञानशील के बिना कुछ नहीं है, शील ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, उन्होंने कहा। इसलिए वहां वो लोग भेजो जो कि ज्ञानशील हों। अब हम वहां भेजेंगे गलत बंदे, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर है, जो लोग उनके हाँ जज करने वाले चले गए, सोच समझने वाले नहीं है, तो ये जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले आपको कोट किया, अम्बेडकर साहब जब DAV कॉलेज आए थे, ये मैंने कहा उन्होंने इस बात पे कहा और मैं पढ़ के सोचता क्या कहा था। उन्होंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस is the other pillar on which parliamentary democracy rests. Free and fair elections are necessary for the transfer of power without any bloodshed. ये अम्बेडकर ने DAV कॉलेज में कहा था, नहीं तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ पावर पहले उसने कहा कि राजे होते थे, राजे में पैलेस में इंट्रीग होता था, कोई राजे को मार देता था, जो राजा बच जाता था वो अगला राजा बन जाता था, उसके फादर को लड़का मार देता, उसका सन मार देता था, सन को फादर मार देता था, फादर को सन मार देता था, भाई बहन लड़ाई के बाद जो बच गया वो राजा बनता था। तो वो उस सिस्टम को बदलने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तो ब्लडशेड नहीं होगा, नहीं तो ब्लडशेड होगा। ठीक है, ये अम्बेडकर ने DAV कॉलेज जलंधर में कहा था। इसलिए ये जो आपने कहा कि ये जो हुआ है अच्छा तो नहीं हुआ, उसकी मुखालफत भी हुई है, हो सकता फिर कोई बदल भी दे,
ये जो कंट्रोल करने की बात है ना, कोई आदमी सोचे कि मैं सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को कंट्रोल कर लूंगा, फिर तो मैं तो डिप्लोमेट रहा हूँ, बाहर के सिस्टम भी सारे देखे हैं। चाइना में भी इलेक्शन होता है, हाँ जी, रशिया रशिया में भी इलेक्शन होता है। हाँ हाँ मैं बेलारूस में रहा हूँ, वहां भी 20 साल से एक ही प्रेसिडेंट है, वहाँ इलेक्शन होता है। जी, मैं युगांडा में रहा हूँ, 35 साल से एक ही प्रेसिडेंट है, वहां भी इलेक्शन होता है। हाँ तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं है। बिल्कुल। अगर हमने अपनी डेमोक्रेसी रखना है सही तरीके से, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं जा सकती, बिल्कुल मगर उसकी स्पिरिट क्या है और क्या करना चाहिए, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जरूरत है, हाँ जी। जो कि मेरे ख्याल हमारी डेमोक्रेसी में अभी लैक कर रही है। दो बातों का सर आपने जिक्र किया, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा सीएज ऑफ इंडिया, ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल जी, बॉडीज हैं। बिल्कुल। दूसरा आपने जिक्र किया फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात बार बार हो रही है, जहाँ होती है, जहाँ होगी, वाकई होगी, क्योंकि अगर इलेक्शन है तो फ्री है जी। या नहीं है, फेयर है या नहीं है, उसकी बात है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है। उसके पहले बात करने से पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया सीएज ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकी जो ड्यूटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे देश को, पूरी डेमोक्रेसी को इफेक्ट करती है। और सीएजी के बारे में कि बहुत फाइनेंसेस को करती है, देश की गवर्नेंस पर उसका असर होता है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर स्टेटस दिया है तो इसका मतलब ये है कि उनको अपॉइंटमेंट करने के बाद 6 साल तक, या जब तक भी उनकी अपॉइंट टर्म है, आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। उनको अगर रिमूव करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव किया जाता है, उसी के तरह ही इम्पीचमेंट आप करेंगे, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि एक बहुत ही जटिल और कठिन प्रक्रिया है। कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया, उनको पता है कि मेरे को हटा भी नहीं सकते, चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, पहले के प्राइम मिनिस्टर चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे मोदी साहब हो, तो अगर उनको पता है कि मेरे को हटा भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये एलिगेशन लगते हैं कि इलेक्शन जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं चल रही, ठीक ढंग से नहीं चल रही, लोगों का विश्वास नहीं बन रहा, ऑपोजिशन पार्टी भी उन पर एलिगेशन लगाती है, मीडिया में भी बहुत सारी बातें होती हैं। बाकी हम इन चीजों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अगर इसके बारे में क्या आपका व्यू है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दे दिया, लेकिन फिर भी जो एक इनकी फंक्शनिंग के बारे में एक ट्रस्ट नहीं है, जहां अपनी ड्यूटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं हो रही है, इसके बारे में आपका क्या मत है? हाँ, ये बहुत क्लियर बात है। फिर बात वहीं आती है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे फोर फादर्स थे, लेड बाय बाबा साहब अम्बेडकर, 1949 लास्ट स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी 25 नवंबर 1949 को, उसमें बहुत सी बातें उन्होंने कही, बताया ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने क्या किया, किसने क्या किया, क्या हुआ, सब कुछ करने के बाद उसने कहा कि जो मुझे अब बात आखिर में जो बात है जो मुझे सता रही है वो ये है कि क्या हमने पहले अपनी आज़ादी खोई थी, कैसे खोई थी, उन्होंने बताया उसमें भाषण में ही। अब कह रहे मुझे ये बात सता रही है कि ये फिर से हम अपनी आज़ादी तो ही कहीं खो ना दें। जी। सबसे बात जो मुझे सता रही है अब ये है, हाँ जी, कह रहे कि अगर ये चीजें हमने ना की, अपनी डेमोक्रेसी को उस तरह से नहीं बनाया, अपने कॉन्डक्ट को हमने उसके मुताबिक नहीं ढाला, तो फिर डर है कि हम अपनी आज़ादी खो देंगे। वो क्या बातें थी? फिर उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ नहीं है, आप एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बुरे लोगों को दे दें तो उसको बुरा साबित करेंगे जी, और एक लूज कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी अच्छे लोगों को दे दें तो वो अच्छा साबित करेंगे। ये अम्बेडकर ने खुद कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है उनकी। हाँ, अच्छा। तो उसने कहा कि भाई एक ये जो हुआ, अम्बेडकर के वाले ये अभी जो चल रही है कहानी, उसने कहा नॉट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज बैड, द मैन इज वाइल्ड। ठीक, ये इसलिए हो रहा है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को नहीं मानेंगे, हर चीज लिखी तो वहां जा नहीं सकती, तो क्या करें? मनोहर सिंह IAS थे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे, बाद में पॉलिटिक्स आ गई, मिनिस्टर बन गए। मनोहर सिंह गिल जी, हाँ, मनोहर सिंह गिल, हाँ जी, मनोहर सिंह गिल चीफ इलेक्शन कमीशन रहे, हाँ, उसके बाद मंत्री बने, हाँ जी। हो गए। नवीन चावला, नवीन चावला वो इंदिरा गांधी के खास आदमी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके, तो उनको फिर लाया। वो अपने अपने लोगों को, हर आदमी ने कोशिश की अपने अपने लोगों को लाने में, मगर थोड़ी बहुत फिर भी डर था। ये चीजें हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि 24 घंटे के अंदर 2 नए बना लिए। हाँ बिल्कुल, सरकार पहले कहाँ गई हुई थी। ये सब चीजें अच्छी नहीं हुई, ये मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा। अब नेचुरली इसका असर तो इलेक्शन पे पड़ना ही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो हो कैसे हो, ये एक क्वेश्चन रहा ना। देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए ये बातें पहले से बहुत चली थी। एक बात अम्बेडकर के इसमें, अम्बेडकर भी इसमें हक में थे
हाँ जी, कि हमारा मुल्क गरीब है, वन वोट वन वैल्यू तो बना दिया, गरीब को भी वोट दे दिया, अनपढ़ को भी वोट दे दिया, यूनिवर्सल सफरेज बना दिया, हाँ जी, मगर वोट की कीमत को, वोट की इस्तेमाल को कैसे समझें, ये सब चीजें चली थी। हाँ जी, पैसा हाँ जी, कैसे, कहाँ से आएगा? हाँ जी, पैसा, सेठ आदमी जीत जाएंगे इलेक्शन, हाँ जी, हाँ जी, गरीब आदमी कैसे इलेक्शन लड़ेगा? तो ये बात चली स्टेट फंडिंग की, ठीक है जी, कि कोई आदमी अच्छा, जो मैंने कहा मैं ब्लॉग लिखा था, हाँ जी, हाँ जी, मैंने उसमें ये पॉइंट भी लाए थे कि स्टेट फंडिंग हो, हाँ जी, कोई आदमी इधर उधर जो जहाँ करना है उसने कंपेन भी करना है, वो रेगुलेटेड तरीके से मीडिया से करे, रेडियो से करे, टेलीविजन से करे, सोशल मीडिया से करे, जहाँ एक अपॉइंटेड समय में एक ऑर्गेनाइज्ड रैलियां हों जो कि सरकार खुद मेंटेन करे, कोई पैसा खर्चा नहीं करे, कोई शोर शराबा नहीं हो, कोई घर घर जाके मिन्नतें तरले ना करता फिरे, कोई कुछ बांटता ना फिरे। स्टेट फंडिंग में लोग माने, एक बात बनी नहीं कि स्टेट फंडिंग हो तो कैसे हो, मतलब एक डिबेटेबल इशू है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ये स्टेट फंडिंग हो, ताकि कोई निकले ही ना रोज शोर शराबा करते हुए, लाउड स्पीकर लेके नारे लगाते हुए, ये रोड शो करते हुए। प्राइम मिनिस्टर है जी, अच्छा, लेवल प्ले फील्ड है कहाँ, रहेगी कैसे? मैं फिर वहीं आता हूँ, बात हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भाषण वहाँ किया था ना डीएवी कॉलेज में, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे ही था, हाँ, तो इसलिए वो रेलिवेंट है, जी, आज भी उतना रेलिवेंट है। उन्होंने एक बात कही वहाँ, कह रहे हो देखो, हमारा साइके जो है, जो हमारे कल्चरली सोशल साइके है कि नमक खाने का है, कि मैंने साहब का नमक खाया बिल्कुल, हाँ, है ना, अम्बेडकर ने कहा। ये भी कहा सुना अच्छा, उन्होंने, उन्होंने कहा, उन्होंने उदाहरण दी, कह रहे हम तो छोटे हैं, महाभारत की बात कही उन्होंने कि महाभारत में द्रोणाचार्य और भीष्मा कौरवों के साथ थे, तो उनको पूछा भाई आपको पता है कि आप गलत लोगों के साथ हैं, आपको पता है कि सच्चाई दूसरी तरफ है, फिर भी आप उनके साथ क्यों हैं? तो द्रोणाचार्य ने कहा साहब हमने कौरवों का नमक खाया। कह रहे जब वो ये बात करते हैं तो गरीब आदमी तो बेचारा मजदूर आदमी है, वो सेठ का नमक खाता है, फैक्ट्री में काम करता है, कि कह रहे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे चलेगी जब हम नमक खाने की बातों पे यकीन करेंगे? इसलिए ये पैसे की बात बंद करो, जो मसल पावर है, जब मनी पावर है, ये जब तक इलेक्शनों में रहेगा, जब तक इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर फ्री इलेक्शन हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? इसलिए फ्री एंड फेयर, अच्छा लेवल ग्राउंड कैसे होगा? ये बॉन्ड्स में अब इलीगल बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो इलेक्शन बॉन्ड्स, जो चंदा, हाँ जी, हाँ जी, वो भी यही चक्कर है ना, हाँ जी, भी वो उसने अपनी ईडी सीबीआई के आज किसी का केस है, उसको छापा मारा, उसको पकड़ के अंदर दे दिया, उसके बाद उसने पैसा दिया, उसने बॉन्ड उसको दे दिया, उसने उसको छोड़ दिया। जब तक ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो नहीं सकता, जब तक कि ग्राउंड लेवल ना हो। ग्राउंड लेवल कैसे हो? ग्राउंड लेवल कैसे हो, ये बड़ी बात है। अच्छा, ग्राउंड लेवल कैसे? मैं जो समझता हूँ, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, मेरी पर्सनल सोच है, हो सकता है कुछ लोग ना भी उससे माने, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ठीक काम किया है, मगर एक जगह हम या तो फेल हो गए, जहाँ हम पैदा नहीं कर पाए। सब कुछ हो गया, मगर इंडिया में अब तक 1952 इलेक्शन, पहले इलेक्शन से लेके अब तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी नहीं हो। बाकी सब कुछ हो गया, सरकारें आई, सरकारें गई, सुप्रीम कोर्ट ने अनसीट कर दिया प्राइम मिनिस्टर को, सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के खिलाफ बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल दिया, सब कुछ हुआ, सिस्टम के अंदर हो रहा है, होता रहेगा। अब लैकिंग हो गई दो चीजें मैंने बताई, जो अभी आज जिस पे है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं हुआ। आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में है, वही आदमी, वही उसकी बैकग्राउंड, वही उसकी बातचीत, वो दूसरे दिन सही हो जाता है, एक दिन गलत है, दूसरे दिन सही है, क्योंकि पार्टी बदल ली है। कोई उसका प्रोग्राम नहीं है, कोई उसका एजेंडा नहीं है, कोई उसकी कन्विक्शन नहीं, अंदर से कोई भावना नहीं है, सारे एक ही हैं, कोई किसी का प्रोग्राम नहीं है, कोई किसी का एजेंडा नहीं है, कोई किसी की आइडियोलॉजी नहीं है। तो उसका नतीजा यह है कि मोरालिटी कोई नहीं रही, कि जिसने आज प्राइम मिनिस्टर को गालियां दी हैं कि वो बहुत चोर आदमी है, वो कल को बीजेपी में जाकर कहता कि वो तो साध आदमी। मतलब अच्छा, मोरालिटी है कहाँ? मोरालिटी रही नहीं। जब मोरालिटी नहीं रही तो मेरे ख्याल से चलना मुश्किल है। सबसे बड़ी परेशानी मेरे ख्याल आज इंडिया को जो दरपेश है, सबसे बड़ी जो परेशानी जो इंडियन पॉलिटिकल पॉलिटी में है, वो ये है कि देयर इज नो पोलराइजेशन है धर्म के नाम पे, पोलराइजेशन और किसके नाम पे नहीं है, पोलराइजेशन गलत मुद्दों पे है, पोलराइजेशन जो होना चाहिए प्रोग्राम पे, एजेंडा पे, आइडियोलॉजी पे, वो नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी बात है। उसकी वजह से ये सारी बीमारियों की जड़ है, जो उसकी वजह पार्लियामेंट में वोटिंग होता है, उस तरह से होता है कि कोई आदमी अपने मन की बात कह ही नहीं सकता, कर नहीं सकता। इसमें 2-3 प्रश्न और थे। ये हम बात कर रहे थे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, या
लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे जी कि फ्री, व्हाट इज मेंट बाय फ्री इलेक्शन? फ्री इलेक्शन मींस कि एक आम नागरिक के लिए, एक वोटर के लिए, जो एलिजिबल वोटर है सरकार चुनने के लिए, कि उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, जी उस पर धर्म का दबाव नहीं होना चाहिए, उस पर जाति का दबाव नहीं होना चाहिए, उस पर लैंग्वेज का दबाव नहीं होना चाहिए, उस पर पैसे का दबाव नहीं होना चाहिए, उस पर शराब का दबाव नहीं होना चाहिए, उस पर माफिया का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो फ्री इलेक्शन नहीं होंगे। इसी तरह जो फेयर इलेक्शन करवाने का जो जिम्मा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत उसके साथ जो इलेक्शन मशीनरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई स्टाफ तो है नहीं, वो स्टाफ पूरा स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ है, जो कि डिप्टी कमिश्नर जो जिलों के हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, वो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के रूप में काम करता है इलेक्शन के दौरान। अगर इलेक्शन कमीशन फेयर तरीके से काम नहीं करेगा, जहां लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर नहीं करेगा, जहां मीडिया अनबायस्ड तरीके से काम नहीं करेगा, तो फिर इलेक्शन को हम कैसे कह सकते हैं ये फेयर है? अगर किसी पार्टी का एजेंडा ही है कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा, जहां मैं एक गुरुद्वारा बनाऊंगा, जहां मैं एक ऐसा फंक्शन करूंगा जिसमें सरकार हिस्सा लेगी, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इसके प्रेम्बल में भी, कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया के स्टेट की कोई अपना रिलीजन नहीं है। अगर रिलीजन नहीं है तो अगर कोई रूलिंग पार्टी अपने किसी खास धर्म को, जैसे कि आजकल के भी एक राम मंदिर बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी केस गया, राम मंदिर का बनना, उस पर सरकारी काम करना और फिर सारे लोगों को बुलाना, पॉलिटिकल पार्टीज को या लोगों को, तो डोंट यू थिंक ऑल सच फैक्टर्स आर रियली impacting adversely on the psyche of the people, which ultimately impact their voting behavior? Even political leaders रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि वो धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर तकरीर नहीं कर सकते, कास्ट के नाम पर तकरीर नहीं कर सकते, कास्ट के नाम पर या धर्म के नाम पर वो वोट नहीं मांग सकते, लेकिन फिर भी बड़ा ओपनली हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर कराए, इंप्लीमेंट कराए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अभी पीछे ही 2-3 दिन पहले ऑपोजिशन पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो मोदी साहब हैं उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास गए कि ये धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि भाई ये जो फायदा होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसका फायदा मुसलमानों को होगा, और इनका जो मैनिफेस्टो है ये मुस्लिम लीग की मैनिफेस्टो की दिलाता है यार, और ये लोग ये इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये एक किस्म का धर्म के नाम पर पोलराइजेशन वोटर्स का, क्या ये एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए जो आजकल हो रहा है हिंदुस्तान में, वो राइट है, रॉन्ग है? इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी क्या है, मीडिया की ड्यूटी क्या है? क्या आप समझते हैं कि मीडिया इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज फेलिंग, वेरियस अदर अथॉरिटीज आर फेलिंग? और अगर पता ही है कि सबसे पहले क्या होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कानून, देश का कानून मानना है, पॉलिटिकल पार्टीज को देश के कानून के मुताबिक करना, अगर मॉडल ऑफ कंडक्ट बड़ा क्लियर है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रहे हैं, मिनिस्टर नहीं मान रहे हैं, लीडर्स नहीं मान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करने में सफल नहीं हो रहा। तो ऐसे हालात में कैन वी से कि इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर? इसका पहले एक जवाब है अम्बेडकर, उस स्पीच की जो मैंने बात की, उसी स्पीच में उन्होंने कहा कि हम आज से एक वी आर एंटरिंग एरा ऑफ कंट्राडिक्शंस इन इंडिया। हम मेंटली, ट्रेडिशनली कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो डेमोक्रेसी हो गए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गई, एक डेमोक्रेटिक सेटअप हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया, मगर हम डेमोक्रेट है नहीं। हमें जब तक इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में नहीं बदलते तो इस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। अच्छा, दूसरी उन्होंने एक और बात कही, वार्निंग की, कि जब हम आजाद नहीं थे तो हम ब्लेम देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अब हम किसको देंगे? अब तो हम खुद ही मालिक हैं, आजाद हो गए। तो आज से हमें सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जो हम अडॉप्ट करते रहते हैं वो छोड़ने होंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अगर नहीं छोड़ेंगे तो उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल किया, ग्रामर ऑफ अनार्की। वी विल अशर इंडिया इनटू ग्रामर ऑफ अनार्की। अगर हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं छोड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अडॉप्ट करके देश को नहीं चलाएंगे तो ये हाल हो। अभी तक हम कह रहे हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, 100 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना, मगर इंक्रीजिंगली इलेक्शन सिस्टम पे, इलेक्शन अथॉरिटी पे, गवर्नमेंट की इंटेंशंस पे शक हो रहे हैं। वोट
फ्री एंड फेयर कैसे होगा कि ईवीएम पे शक हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी। ये उसको किसी तरह से दूर करना पड़ेगा कि जब हमारा इलेक्शन जिस की वजह से हो रहा है, ये उसको एक उस दायरे में लाना होगा कि लोगों का उस पर फेथ हो। एक तो ये हो नहीं पा रहा, रोज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं किसी पे तो फेथ करना पड़ेगा हमें। हाँ, कोई तरीके और निकालो कि जिससे हम जरा चेक्स एंड बैलेंस को कंट्रोल ज्यादा रखें। फिर गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर्स है हमारे ना, इलेक्शन कमीशन में अगर उनके अपने बंदे बैठे होंगे, जो अम्बेडकर ने कहा कि अंडर द थंब ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो नहीं सकता। नहीं तो इसमें तो सर ऐसा है हाँ। कि अगर फिर जो मर्जी कानून बना लो, चाहे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, हाँ। चाहे कोई मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट उसका कोई और कोई कर लो, उसका कोई मतलब अगर नहीं है। बंदे ही हमारे Constitution ऑनेस्ट से- नहीं होंगे, हाँ। मॉरलिटी नहीं होगी, ये erode तो फिर कर तो दिया। कोई भी सरकार- बंदा जब सिस्टम देखो सरकार ने काम नहीं कर पाएगा। जानबूझ करके जब उस सरकार इन बातों को इरोड कर रही है, उसकी ऑटोनमस बॉडी को, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को इरोड कर रही है, सीएजी हो चाहे चाहे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन ऑफ हो। इंडिया। अब जब सरकार जानबूझकर उस तरह की बातें में हो, तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है, एक मैटर ऑफ वरी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं तो कैसे बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को लाएं तो कैसे लाएं, लेटर एंड स्पिरिट में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो उस पर वो करें तो कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। मगर अगर हम बहुत जल्दी इसको ना सॉल्व कर सके तो फिर क्योस भी होगा। और मुझे याद आ जाता है विंस्टन चर्चिल, जब हम आज़ादी देने की बातें हो रही थी, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, भाई देखो आप मेरी बात को सुन लो, आप चाहे उसको आज़ादी मत दो, दे आर नॉट कैपेबल एनफ टू होल्ड देयर इंडिपेंडेंस, वो सारे स्काउंड्रल्स हैं। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड। ये वो आज ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं जैसे 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 हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं डिप्लोमेट रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं कहता कि कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, हमने बड़ी तरक्की की है, बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत चीजें हुई हैं। मगर जब हम एक इस तरह के सिस्टम में चल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पे निकल पड़े हैं। हाँ जी। इसको किसी न किसी वजह से मेरे ख्याल अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करना पड़ेगा। लोगों की ताकत को समझना चाहिए, लोग ही कर सकते हैं। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोगों ने ही किया है। इंदिरा गांधी जैसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल के फेंका था। हो सकता अब भी कोई ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाए कि रूलर चेंज हो, और चेंज हो भी जाने चाहिए अगर अच्छे ना हो। अगर नहीं होते हैं तो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेरी डिजास्टर्स कंडीशन। अगला एक प्रश्न जो हम कर रहे थे, आपने भी उसका जिक्र किया, लेवल प्लेइंग फील्ड, कि हर आदमी के पास, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक समान मौका होना चाहिए, एक इक्वल ग्राउंड होनी चाहिए, इक्वल मौके होने चाहिए, बिल्कुल, कि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके पास कैंपेन करने के लिए पूरा समय मिलना चाहिए, पूरे साधन मिलने चाहिए, रिसोर्सेज मिलने चाहिए, कानून का सेम इस्तेमाल रूलिंग पार्टी के लिए हो और ऑपोजिशन पार्टी के लिए हो, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल जो है वो ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों के प्रति समान होना चाहिए। लेकिन जो धीरे धीरे जो हमने देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है इलेक्शन की, कि ऑपोजिशन लीडर्स की अरेस्ट हो रही है और उनको रेड हो रहे हैं, उनको ईडी के और इनकम टैक्स के नोटिस मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सील हो गए, सीपीएम जो पार्टी है उसका भी कर दिया, और खास करके उस समय किया जब इलेक्शन तकरीबन अनाउंस होने वाले थे। तो ऐसे में कुछ पार्टीज ने ये एलिगेशन लगाया कि ये इलेक्शन कमीशन जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर नहीं कर रहा है, नहीं हो, जो कि हमारी जो इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन मशीनरी है, और जो हमारी डेमोक्रेसी है, जिसके लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये अच्छे संकेत नहीं है, अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि भाई ये जो जिन चीजों का मैंने जिक्र किया, इट विल नॉट adversely impact the election outcomes? Certainly जब तक इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, फ्री एंड फेयर आपने समझा दिया, फ्री एंड फेयर क्या होना चाहिए। फ्री एंड फेयर में पहली रिक्विजिट है सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी और लेवल प्ले होना चाहिए। ये तो है नहीं। मीडिया में चले जाओ, एक तरफी बात सारे सुन रहे हैं। गड़बड़ बड़ी बात है कि मीडिया सारे के सारा एक तरफ टिल्टेड बात करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि कुछ सालों से 5, 7, 8 सालों से
ये कहना शुरू हो गया है हमारे इंडिया के मीडिया के बारे में, शायद 10-15 साल पहले ऐसा नहीं था कि मीडिया को गोदी मीडिया कहना स्टार्ट कर दिया है। ये मीडिया की इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ये ऐसा क्यों हुआ है और क्या ये ठीक है, और ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है? जैसे मैंने बताया ना कि मीडिया को फ्री एंड फेयर होना जरूरी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलाने के। इस सिस्टम का जैसे का फोर्थ पिलर है, फोर्थ स्टेट कहते हैं, मगर धीरे धीरे ऐसा इरोजन आया है कि हर एक ही, जैसे लगता है कि सवेरे आप 9 बजे टेलीविजन खोलो कि ऐसा लगता है कि सारे के सारे चैनल एक ही बात दिखा रहे हैं कि कहीं से कोई डायरेक्शन आ गया है। हाँ जी। कि भाई ये अड्डा है आज का। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचेगी और ना हमारा कंट्री बच सकता है। यही फियर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के, यही फियर्स थे हमारे फोर फादर्स के। ये ठीक नहीं हुआ। इसी तरह से पैसे, मसल पावर, मनी पावर, ये सब चीजें अगर खत्म नहीं होंगी, फिर पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इमोटिव इश्यूज लाइक धर्म, मस्जिद, मंदिर, खाना पीना, गौ, मांस, ये वो, इवन कपड़े तक पहनने की बात है, तो ये कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे तो एक पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, और ऐसे और क्या क्या बनेगा। ये तो अच्छी बात नहीं हो रही है जो कुछ भी हो रहा है। एक किसी वजह से एक सिस्टम में रह के अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के कुछ करते रहना है, फिर तो अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे सोल्यूशन बताए हैं, कई बार मुश्किल से बताए हैं, कई बार अप एंड डाउन हुए हैं, मगर चल रहे हैं। मगर अगर ऐसा ना मौका आ जाए कि जिसकी वजह से हम जैसे अम्बेडकर ने अपना फिर बताया था कि मुझे डर लगता है कहीं हम अपनी सेकंड टाइम अपनी आज़ादी ना खो दें, ये डर है हमें। अब डर है हमें। मैं तो अपने भाषण में कहा है कि अम्बेडकर को पढ़ाना शुरू करो यूनिवर्सिटीज में। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उन्होंने इस भाषण में कहा था, बार बार वो भाषण एक क्लासिक पढ़ना चाहिए सबको। अच्छा। उसने उस भाषण में कहा कि जो अगर हम हमारा देश देखो किधर को जा रहा है, जो अम्बेडकर ने पहले कहा था, अगर हम हमारे धर्म में, समाज में, तो ये मूर्ति पूजा, हीरो वर्शिप, फलाना वगाना हो सकता है, हो रहा है, मगर हमने अगर पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप ले आए, दैट लीड्स टू डिक्टेटरशिप। ये उधर को चल पड़े। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने संकुचित इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखेंगे तो हम फिर आज़ादी अपनी खो देंगे। तो यही हो रहा है। ये चीजें सोचने की हैं। बहुत क्रूशियल समय है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। जहाँ तक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हमारे पास बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, बहुत सिस्टम से, तरीके से, हर सोच से लिखी गई हैं। एक सारी सोसाइटी को, जो कि डाइवर्स सोसाइटी है, अलग रिलीजन है, अलग खान पीन है, अलग भाषा है, अलग तरह का है, उसको इकट्ठा रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अगर हम इस देश को इकट्ठा रखना चाहते हैं तो हमें अपने तौर तरीके थोड़े बदलने पड़ेंगे, चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई आदमी हो। अगर हमने नहीं बदले तो ग्रामर ऑफ अनार्की आएगा। ग्रामर ऑफ अनार्की, अम्बेडकर ने जैसे कहा कि ब्लड शेड के बिना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ट्रांसफर ऑफ पावर होना ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। अगर वो नहीं होगा तो फिर अनफॉर्चुनेट बात है कि ब्लड शेड भी हो सकता है। दूसरे मुल्क हैं जो छोटे हैं, वहाँ सिस्टम को कंट्रोल करना आसान है, मगर यहाँ आप उस एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसके 20 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ के तो 5 कंट्री भी नहीं है। बिल्कुल 20 करोड़ लोगों को कहने की आप ये ना खाया करो, ये ना पहना करो, ऐसा किया करो, वहां ना जाओ, ऐसे ये ना करो, वो ना करो, ये क्या बातें हैं। हम उनको एक रूलिंग पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 20 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आदमी नहीं खड़ी करती। क्या डेमोक्रेसी है। अच्छा, आपने जिक्र किया उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हम कर रहे थे, प्रोग्राम की बात कर रहे थे, आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में है कि वो प्रोग्राम के बेस पर अपनी पॉलिसी बनाते हैं और वो अपनी जनता के सामने इलेक्शन में पेश करते हैं। जो जनता को जिसका प्रोग्राम अच्छा लगता है उसको वो पसंद करते हैं या उनको वोट देते हैं। तो मैं दोबारा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक हमारा इलेक्शन कंडक्ट होता है, तो मैं उसकी बात करना चाहूंगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है कि आप धर्म की बात नहीं करेंगे, आप धार्मिक स्थानों का, रिलीजियस प्लेसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट इन इंडिया ड्यूरिंग इवन दीज इलेक्शंस, पहले भी होता था, दीज इलेक्शंस देयर इज मिसयूज ऑफ द रिलीजन एंड रिलीजियस प्लेसेस। लीडर्स आर विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस वेरी ओपनली
and giving speeches on the basis of the religious matters, which is not allowed as per the model code of conduct. प्लस ये आईपीसी की धाराओं के अगेंस्ट भी है, because you cannot create enmity, hatred between the communities of the country. So that is happening very openly. और इसकी बजाय कोई एम्प्लॉयमेंट की बात करे, प्रोग्राम की बात करे, एजुकेशन की बात करे, हेल्थ की बात करें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, सब जनता के मुद्दों पर बात करें, वो बातें जो आपने जिक्र किया उसकी जगह ये कम्युनल किस्म की राजनीति की कैंपेन हो रही है, बिल्कुल, विच इज इम्पैक्टिंग दी वोटर्स कंडक्ट। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत कैंडिडेट बात कहूंगा, डिप्लोमेट भी हूँ, थोड़ा बच के भी बात करनी चाहिए, मगर कहने की सच्चाई ये है, जो कि मुझे नहीं पता कहाँ तक ये भाषा सही होगी ये बात करना, क्योंकि लोग उसको सही मानों में नहीं सोचते। ये लिखने में तो हमने सब कुछ बहुत बढ़िया लिखा है, मैंने ये बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया है, मगर उसको जब इम्प्लीमेंट करने वाले हमारी नीयत अच्छी नहीं है, हम नीयत अच्छी नहीं है, चाहे हम वो कर नहीं पा रहे हैं, मगर इसके पीछे के हिस्टोरिकल फैक्टर हैं, ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमारा साइकी अनइक्वल है, हमें हमारा धर्म, मेजोरिटी कम्युनिटी का धर्म इक्वलिटी की बात ही नहीं करता, तो हमारा साइकी ऐसा है। मैं हिस्टोरियन तो नहीं हूँ, 1858 में जब पहली बार इंडिया अंग्रेजों के सरकार के अधीन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके, तो जो लॉर्ड क्लाइव था उस समय का वाइसराय, हम डिप्लोमेसी में उसको बोलते पॉलिटिकल डिस्पैच, हम भी एम्बेसडर रहे हैं, भेजते हैं, ठीक। तो उसने 1858 में पहला डिस्पैच ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा। ये बात कईयों को बुरी लगी कि वैसे, तो मैं फिर भी कहनी जरूरी है, क्योंकि मैं भी आप में से एक, मेरा ही कंट्री है, मैं उसके बारे में सही बात ना करूं तो वो भी गलत है। उसने सब लोगों को बताया और कि ये डेफिनेशनों को समझाया अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये, उसने कहा हिंदू, उसने आगे लिखा रुपया अन्ना पाई, हाँ, ये भेजा डिस्पैच में आपने, तो वहां से क्वेरी आई, सर बड़ी हिंदू और रुपया अन्ना पाई, यानी कि हिंदू एक मेजोरिटी कम्युनिटी है, हिंदू यहाँ पे वो सब बिकाऊ हैं, कीमत अलग अलग है, किसी लॉर्ड क्राइव ने लिखा है, हाँ जी, पॉलिटिकल डिस्पैच में, कि हर आदमी की कीमत है, किसी का रुपया है, किसी का अन्ना है, किसी की पाई, जो मर्जी खरीद लो। अगर जिस कम्युनिटी का, जिस देश की मेजोरिटी कम्युनिटी का साइके ये हो, तो अम्बेडकर यही तो कहता कि हम डेमोक्रेटिक कभी थे ही नहीं, हम आप कह रहे पॉलिटिकल इमोशन। अब प्रधानमंत्री 80-20 की बात करके, जहां कोई पार्टी 80-20 की बात करके, आप कोड ऑफ कंडक्ट तो लिख दिया, मगर कोड ऑफ कंडक्ट एक टूथलेस सिस्टम है। जब मैं मानूंगा ही नहीं, जब मैं जो इस तरह से रूल चलना शुरू हो जाए, यू शो मी द फेस एंड आई विल शो द रूल, कहने का मतलब कि जब तक एक मोरालिटी, एक ईमानदारी दिल की साफ सुथरी सिस्टम में नहीं आएगी, कुछ नहीं हो सकता। बाकी पॉलिटिकल थ्योरी सारी फेल है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात हुई है, जो ये कम्युनल लाइन पर नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में जिक्र किया कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी कांग्रेस, अगर सत्ता में आ गई तो ये उनको फायदा देगी जिनके बच्चे ज्यादा है, और मुस्लिम लीग का जिक्र किया, और इस बात को लेकर के कांग्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर को नोटिस ना दे करके बीजेपी के प्रेसिडेंट को नोटिस दिया। ये कभी इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जो इलेक्शन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम है कि पार्टी के प्रेसिडेंट को नोटिस गया है, और उधर राहुल गांधी के खिलाफ कुछ कंप्लेंट थी, तो उनकी पार्टी में भी उनके प्रेसिडेंट जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनको गया है नोटिस। तो ये जो कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन का, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये बायस नहीं, तभी तो मेरे कि थंब के नीचे जब वो बात प्राइम मिनिस्टर की करनी, उन्होंने जब जो पावर में है उन्हीं की बात सुननी है, तो अच्छा, जब हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी जो आईएएस बना, या आईएफएस बना, या दूसरी सर्विसेज बनी, उसको स्टील फ्रेम की बातें हुई कि डरना नहीं है, जैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर को हटा नहीं सकता, उसकी तनख्वाह कम नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, हटाएगा तो इम्पीचमेंट पार्लियामेंट के अंदर होगा ही होगा, वो फिर भी तो तभी तो कहा अम्बेडकर ने कि मैन इज वाइल्ड। जब अच्छा, ये जो सोशल बैकअप है हमारा, जो साइके है ना, यही तो मैं बात की है। मैं बाहर के मुल्कों में रहा हूँ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहा हूँ, देखे हैं, वहाँ पॉलिटिशियन
गलती हो गई, पर क्लिंटन ने नहीं माना, तक नहीं माना कि हाँ मैंने किया, ट्रंप ने नहीं माना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं माना, फ्रांस ने नहीं माना। हर जगह पे एक मोरालिटी है, एक स्टेडफास्टनेस और एक क्लीन इमेज है। हाँ, ह्यूमन वीकनेसेस हैं। जापान है, मैं जापान में रहा हूँ, जापान में इतनी बार भी गवर्नमेंट्स गिरी हैं, ऊपर की करप्शन, बड़ी लेवल की करप्शन से गिरी, मगर जापान में रहते हुए आप समाज में आप अगर करप्शन की बात करेंगे तो आप पूछेंगे वो क्या होता है, उनको पता नहीं करप्शन होता क्या है। जब हम उस सिस्टम में नहीं आएंगे, हम यहाँ के कोई लीडर बता दे मुझे कि कहा कि हाँ भाई मैं गलती की थी, आई एम सॉरी, मैंने माफ कर दिया जाए, किसी बात की, चाहे वो सोशल हो, चाहे उसके इकोनॉमिक धांधला किया हो, स्कैम हो, फ्रॉड हो, कुछ हो, कभी माना किसी ने? क्यों नहीं माना? क्योंकि हमारा सोशल साइके, हमारा ट्रेडिशन, हमारा रिलीजन, हमारे इथोस ऐसे हैं, ऐसे कैसे बदले? अच्छा, जहां तक जात पात की बात है, ये उनको पता है कि ये इमोशनल इशू है, वो हिंदू करके जब मुसलमान करके वो करो, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तो असली डेमोक्रेसी आना तो मुश्किल है। अच्छा, हम इलेक्शन बॉन्ड का इशू जो है वो आपको पता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एक तो वो जो कानून इलेक्शन कमीशन का अरुण जेटली साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, उनके समय में आया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन फंडिंग हो सकती है और जितनी भी कंपनियां हैं, फर्म्स हैं प्राइवेट, वो चंदा दे सकती है। तो एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और मजे की बात, अभी हम गवर्नमेंट बॉडीज की बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भी आप इनके डिटेल दिए जल्दी, 15 मार्च तक। एसबीआई ने समय मांग लिया 30 जून तक, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये बोला कि भाई आप कल तक 24 घंटे में दो, और 24 घंटे में अल्टीमेटली उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डिटेल देने पड़े। और डिटेल देखने के बाद ये पता चला कि बीजेपी को सबसे ज्यादा, मोर देन 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड थ्रू द इलेक्शन बॉन्ड्स वाज गिवन टू द बीजेपी। उसमें 1000 करोड़ टीएमसी को गया, तकरीबन 1000 करोड़ कांग्रेस को गया, और 8-9 हजार करोड़ बीजेपी को गया था। तो ये बहुत ही बड़ा क्लियरली, बड़ा ओपनली, विदाउट एनी शेम एंड फियर, गवर्नमेंट एजेंसीज आर गोइंग बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड दे आर नॉट वर्किंग एज पर देयर मैंडेट, जिसमें अभी एसबीआई भी शामिल हो गई है। तो उसके आगे की अगर स्टोरी आप देखें, जो घटनाक्रम जो हुआ है, तो उसमें यह था कि उन्होंने बहुत सारी कंपनी ने पैसा दिया, बहुत सारी कंपनीज को रेड हुए, उसके बाद उनको पैसा दिया, बहुत सारी कंपनी ने नहीं दिया, इसलिए उन पर रेड हुए, कई कंपनीज ने दिया, पहले दिया, उनको बहुत सारे ठेके मिल गए। तो ये एक जो मीडिया में या आम लोगों में इस बात की चर्चा है कि ये एक पूरा करप्शन का एक पूरा भंडार है, और इलेक्शन डोनेशन के नाम पर ये एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है कि ये जो पार्टी पावर में है, या सेंटर में है, या स्टेट में है, उनको ये पैसा मिल रहा है। तो इसमें पैसे का बहुत जोर हो गया। तो जो पार्टियां कमजोर है, जो पावर में नहीं है, तो उनके लिए ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो आपने स्टेट फंडिंग की बात की, उसी से एक निकलता प्रश्न है कि पैसा आज इतना लगता है कि जैसे कि लोकसभा में कहते हैं कि 95 लाख लगे, लेकिन प्रैक्टिकली तो पता नहीं कितने करोड़ लगता है। जो एडीआर है, एक संस्था है, एक एनजीओ है, वो तो कहती है कि उससे 10, 20, 50 गुना ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो हम कौन सी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, कौन से कंट्री में रह रहे हैं? नहीं, ये ना एक विशेष सर्कल है, जैसे मैंने बताया ना, हमारी ट्रेडिशन, हमारा सोशल सिस्टम, हमारे इथोस, ये सारा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मगर अगर अब हम थ्योरी में ही करना है, मेरा ख्याल अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए सबसे बड़ा बेट है स्टेट फंडिंग। स्टेट फंडिंग होगा, कंट्रोल होगा, शोर शराबा नहीं होगा, ये कंपेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को, जाके हर आदमी को टेलीविजन पे समय मिलेगा, हर कैंडिडेट को समय मिलेगा, हर पार्टी को समय मिलेगा, रेडियो पे समय मिलेगा, अपना सोशल मीडिया पे समय मिलेगा, आप इश्तिहार इशू कर सकते हैं। वो कोई जाके शोर शराबा नहीं करेगा, जहाँ किसी को मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को पर्सनली ना। इसमें एक मेरा प्रश्न पैदा होता है जो मेरे दिमाग में आया कुदरती तौर पर, क्या स्टेट फंडिंग के, स्टेट का जो पैसा मिलेगा किसी भी कैंडिडेट को या पार्टीज को मिलेगा, क्या उसके अलावा अपना पैसा नहीं बनता लगाएगा? उनको लगाने की जरूरत उस पर उसके लिए डेटरेंट है ना, कि अगर तू जाके किसी को पैसे ऑफर करेगा, या अपनी रैलियां चलाएगा, अपना गाड़ियां चलाएगा, खाने पीने के जुलूस निकालेगा, इसी में तो सारी हेराफेरी होती है। जो फंडिंग जो हमने कितने लाख रुपए अभी किया है, पहले तो बहुत थोड़ा था, अभी कितने लाख किया है? 95 लाख लोकसभा में है, 95 लाख, 1 करोड़ हो गया। जिसके पास 1 करोड़ है, पहले तो गरीब कहाँ है, उसने बनाने हैं 50 करोड़, 100 करोड़। और फंड जो उन्होंने बॉन्ड्स पड़े हैं, जो कि पार्टियां, जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं, वो बॉन्ड्स में पैसे दे रही हैं,
बिल्कुल। तो वो पैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम खत्म होगा तभी तो डेमोक्रेसी की फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो सकेगी। एक जो आपने भी जिक्र किया ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन होते हैं, उसके पहले बैलेट पेपर था। कि पीपल आर नॉट हैविंग द ट्रस्ट इन द इलेक्शन मशीनरी एंड ईवीएम इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। क्रेडिबिलिटी, अगर वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपकी इलेक्शन प्रोसेस में ही नहीं है, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में केस गया, वो ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, हम आप इस पर शक मत करो, और इसमें उन्होंने 1-2 डायरेक्शन दिया है। वो समस्या को हल करते हैं नहीं करते हैं वो अलग मसला है, लेकिन इन दी जैसे कि एक एटमॉस्फेयर बन गया, एक लैक ऑफ फेथ इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो किसी भी डू यू थिंक इट्स ए गुड थिंग फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी? नहीं, सिस्टम की क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। ईवीएम पे जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोगों ने किया, सारी पार्टियों ने कभी वो कुछ कर देते, कभी कुछ करना शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक बैलेंस एटीट्यूड लिया है मेरे ख्याल से। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में ईवीएम का होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बशर्ते कि हम इंश्योर कर सकें कि ये सही है। उसको हम कैसे क्रेडिबिलिटी बनाएं, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छे डायरेक्शन दिए हैं कि भाई देखो, किसी पे तो यकीन करना पड़ेगा। इतने बड़े सिस्टम में ये चल रहा है, कोई बात नहीं है, उसको सोचो, इंश्योर करो कि इसकी जहां जहां लूप होल्स हैं उसको ठीक करो। लूप होल को पकड़ने के लिए जो उसकी क्रेडिबिलिटी को बरकरार करने के कई साधन हो सकते हैं। मुद्दे की बात यह है, बेसिक मुद्दे की बात यह है, इलेक्शन कमीशन के लिए और इलेक्शन प्रोसेस के लिए, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, कि हम कुछ रिफॉर्म्स लाएं अपने इलेक्शन कमीशन को बनाने में, उसकी कंडक्ट में, उसकी पावरों में, उसकी चाल ढाल में, और सब चीज़ों में थोड़ी वो लाएं। फिर उसके बाद लेवल प्ले फील्ड बनाने की कोशिश करें। दूसरी जो एक्सटेन्युअस कंसिडरेशंस हैं, करप्शन है, मसल पावर है, मनी पावर है, उसको कैसे कंट्रोल करें, ये सब चीज़ें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। यहाँ तक ईवीएम की बात है, कई साधन हो सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कल बताया कि 5% या 10% मशीनों का कहीं वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा भी हुआ था। ये कह दे भाई देखो, जो आदमी जहाँ जहाँ सीटों पे 5000 वोट के मार्जिन से हार जीत होती है, उन सब की वेरिफिकेशन करो। इस तरह की कई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकते हैं। अच्छा, इसी में मेरा एक प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5%, पहले था एक ईवीएम मशीन की, उसके बाद बोला 5 में होगा। जो पिटीशन थी उनमें कहा गया था कि 100% इसकी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने जो इसके सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, जब पब्लिकली कोई भी जवाब दिया उन्होंने, वो कह रहा है कि इसमें 5-6 दिन लगेंगे। अगर हम 100% इनकी रिकंसिलिएशन करते हैं और गिनती करते हैं विद द डिजिटल वोटिंग, ईवीएम में जो वोट है और जो पर्चियां निकलती हैं, 5-7 दिन लगेंगे, तो 5-6 दिन लगेंगे। तो बहुत सारे जो इसके क्रिटिक हैं, जो आलोचक हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो आम जो मीडिया में भी आ रहा है, उनका कहना है कि आपने 1.5 महीना, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन आपके इलेक्शन कराने में ही लग रहे हैं। एक हफ्ता और गिनने में लगे तो डेमोक्रेसी को और पक्का करने के लिए, इसकी सफलता के लिए क्या 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बहुत लंबा वक्त है? क्योंकि उससे होगा, आर्गुमेंट बुरा नहीं है। उससे क्या होगा कि उससे लोगों का एक जो विश्वास है वो बनेगा, वो ट्रस्ट बनेगा कि हमारी डेमोक्रेसी ठीक काम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई पर्ची गिरी है, पर्ची तो गिरी है ना, पर्ची मशीन में गिरी है, किसी ने देखी है, पहले कहते थे ट्रांसपेरेंट, तब वो शीशा, अब वो ब्लैक हो गया है। 7 सेकंड के लिए था, इन्होंने बोला उसका समय बढ़ा दिया जाए। अब जो एक फिजिकल चीज एक मशीन में पड़ी है, उन चीजों को अगर आप गिनती नहीं करेंगे, एक जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जो अवेलेबल है, उसका कहीं भी हम अगर कोई भी चीज को आपने देखना है, परखना है, तो उसमें क्या होता है कि रिकंसिलिएशन होती है। आप बैंकों में रिकंसिलिएशन, आप कई स्कीमों में रिकंसिलिएशन करते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो अगर रिकंसिलिएशन करने से आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं, अब एजी ऑफिस में अकाउंट्स आते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सारे बैंक्स में होते हैं, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, सारी संस्थाओं में होते हैं, प्राइवेट कंपनी में होते हैं, सरकारी कंपनी में होते हैं। रिकंसिलिएशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल, an important factor which ensures the accuracy of your transactions। तो वोट डालना भी एक ट्रांजैक्शन है। अगर मैंने ये मेरी मशीन में कुछ गया है तो, और जो फिजिकल पर्ची निकली है उसके मिलान करने से अगर आपकी रिजल्ट सही आ रहे हैं, लोगों का विश्वास हो रहा है, वोटर्स का विश्वास हो रहा है, देश का हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का हो रहा है, तो उसमें ये करना चाहिए था। क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर उसकी हमें थोड़ी कीमत देनी पड़ती है तो कोई बात नहीं है, मगर क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है
लेकिन बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई थिंक आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम। हाँ, ऐसा हो सकता नहीं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, मगर कैच वर्ड इज विच यू हैव यूज्ड, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन होना बहुत जरूरी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अगर 1.5 महीना 2 महीने इलेक्शन होने में लग जाते हैं, अगर गिरने में एक हाफ फेज बना रहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर ओवरऑल मेरे ख्याल जो बात खत्म होती है, बात है जो होने जो टू कंक्लूड द मैटर, इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, हमारे फोर फादर्स ने चाहा था, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और अगर हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रखना है तो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रांग होना, इंडिपेंडेंट होना, बिल्कुल न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। फिर नेचुरली प्रोसेस है कि उसके इलेक्शन सिलेक्शन कैसे हो, उसको फेयर और ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। फिर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो कमजोरियां हैं, पैसे की हैं, मसल पावर की हैं, मॉरलिटी की हैं, ये सब दूर हों तो बहुत अच्छा है। कागज पे तो फिर भी हम दूर कर लेंगे, मगर जो दिमाग, जैसे मैंने बताया, हमारा साइके एक अनडेमोक्रेटिक है ना, दैट इज द होल डिफिकल्टी। इस साइके को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है, क्रिटिकल मसला है, कंट्रोवर्शियल मसला भी है, इस पर आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए और मुझे उम्मीद है कि हमारे हाँ, दर्शक को बहुत ज्ञान मिलेगा इसके बारे में। आज आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।